हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। और आज का क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, तो पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप 40 में 30 प्लस लाते हैं तो समझिए कि आप लोग की तैयारी साइंस में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आप लोग 40 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे आप लोग को साफ साफ दिख रहा है। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो, बी ऊपर नीचे लिखा गया, यानी पेरिस्कोप। यानी पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा, पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं पायरोमीटर क्या होता है, तो पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने के लिए होता है। उसके बाद एक लिखा हुआ ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का काम क्या होता है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मेजर किया जाता है। इस तरह से एक होता है स्पीडोमीटर होता है। स्पीडोमीटर द्वारा क्या होता है, वो गाड़ी के स्पीड को मेजर करता है। यहाँ पर लिखा हुआ एनीमोमीटर क्या होता है, ये हवा को वेग को मेजरमेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 का था, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यानी वर्क अगर आपका पॉजिटिव हो रहा है, वर्क आपका अगर पॉजिटिव हो रहा है, तो जिस निकाय का कार्य हो रहा है, तो बताइए क्या हो रहा है। ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, वह नियत हो रहा है, उसका मान शून्य हो रहा है, या वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जब वर्क आपका पॉजिटिव हुआ तो एनर्जी क्या होंगे आपके, वृद्धि, यानी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी वृद्धि होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कार्य अगर निगेटिव होता तो ऊर्जा में क्या होता, ह्रास होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। कहता है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो। देखिए, गुरुत्वाकर्षण यानी एफ इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन क्या होता है, r का स्क्वायर होता है। तो r क्या होता है, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी होता है। जैसे जैसे कह रहा है कि दूरी को हम बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण मानी f क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी राइट आंसर यहाँ पर आपका बी, यानी 3 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान में अगर हम वृद्धि करते, दोनों के वजन यानी हम द्रव्यमान में वृद्धि करते, उससे क्या होता है, यहाँ पर एफ का मान भी क्या हो जाता, बढ़ जाता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4। कहता है, उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। देखिए, उत्क्षेप बल जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, यहाँ थोड़ा सा दूसरा नाम लिखा है, इसको उत्प्लावन बल भी कहते हैं, बॉयंट फोर्स भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि उत्प्लावन बल यानी उत्क्षेप बल जो होता है और भार जो कार्य क्या करता है, भार जो होता है नीचे की तरफ वर्क करता है, और उत्प्लावन बल जो पानी में ऊपर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डी, यानी विपरीत दिशा में। दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं, विपरीत दिशा में वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं, आपको बताना है इसमें से कौन जो तरंग की विशेषता आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो आयाम जो तरंग की विशेषता है, आवृत्ति भी तरंग की विशेषता है, तरंगधर भी तरंग की विशेषता है, लेकिन माध्यम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 का डी हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है। बताना कौन सा विकल्प जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। यहाँ पर देखिए, दूध से दही में परिवर्तन पहला ही आपको दे रखा है, ये रासायनिक परिवर्तन का। बाकी चाहिए शुष्क बर्फ को सब्लिमेशन, यानी शुष्क सब्लिमेशन क्या होता है, सीधा सॉलिड से क्या होता है, गैस में कन्वर्ट, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन या ऊध्र्वपातन कहा जाता है। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का। चीनी का पानी में घुलना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो आपका क्या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बाकी सभी है जो आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। सबसे पहले किसने बताया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डाल्टन। याद रखिए, डाल्टन ने, यानी परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सबसे पहले
जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप लोग तो पढ़े होंगे कि पारा जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, तो यहाँ तो पारा ऑप्शन दे नहीं रखा है, यहाँ पर पारा जो है दे नहीं रखा। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। गैलियम भी जो होता है वो भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो यानी गैलियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 9 पूछ रहा है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको जो दे रखा है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो धातु होता है उसके आउटर मोस्ट में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो बोलिए कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, या 3 होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी होगा तो आप उसका धातु आप नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट में क्या 1 दे रखा, सही है। यहाँ पर 6 दे रखा, तो ये आपको पता चल गया कि 6 किस में होता है, ये अधातु में होता है। अधातु में क्या होता है, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 7 होगा। ठीक है, तो ये अधातु की पहचान है। धातु की पहचान क्या है कि उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु, लेकिन ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाए। ये किसका है, तो ये अधातु का है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी यानी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसको कहते हैं, नाभिक में जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। एक होता है परमाणु द्रव्यमान संख्या, एक क्या होता है द्रव्यमान संख्या होता है, ये क्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए ऑक्सीकरण यहाँ पर दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कमी होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाए। इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो अवकरण कहलाता है। याद रखिए अवकरण जिसको बोलते हैं रिडक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है यदि किसी लवण का पीएच मान 0 हो और किसी का पीएच मान लवण है उसका पीएच मान आपको 0 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो आप लोग को पता है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन 0 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका पीएच मान सबसे कम होगा वह स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, यानी 0 जिसका वह स्ट्रॉन्ग होगा, और लेकिन बेस क्या होगा यहाँ पर वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पहला ही दे रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर बेस। बेस क्या हो जाएंगे, कमजोर। अगर यही रहता कि किसी का पीएच मान अगर मान लीजिए 14 दे रखा होता 14, तो अगर 14 होता है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता और वीक एसिड हो जाता। ठीक है, तो याद रखिएगा इस सब फैक्ट को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दे रखा है कि जलीय विलयन में किसी अम्ल का अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है, अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्षार जल में हाइड्रोक्साइड आयन क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में रखा गया। पहले आवर्त में रखा गया, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो निष्क्रिय गैस कह रहा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए हीलियम राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम के अलावा भी और निष्क्रिय गैस नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन। टोटल कितने निष्क्रिय गैस होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, अगर हीलियम को अगर हम छोड़ दूं तो बाकी जितने भी निष्क्रिय गैस है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होता है। इसके कितना होता है,
तो 2 होता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो याद रखिएगा आई सेल को शून्य सेल भी, शून्य समूह भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है अधातु का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है, यानी कहाँ पर अधातु का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी खाद में। खाद में सबसे ज़्यादा अधातु का प्रयोग किया जाता है, जैसे पी फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस सब का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो। याद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, किस इसका फार्मूला होता है Na2CO3। याद रखिएगा Na2CO3 होता है सोडियम। आई हो गया सोडियम क्लोराइड, जो नमक हम लोग खाते हैं वो हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है हीमेटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी इसमें हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम ब्लड से रिलेटेड यानी ब्लड का स्टडी करते हैं, यानी राइट आंसर यहाँ पर आपका रक्त हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, एक होता है डेंड्रोलॉजी होता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में वृक्ष और झाड़ियों का स्टडी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, यानी जीव द्रव का संकुचन बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त सेशन को लाइक करते चलिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एडिपोज ऊतक। याद रखें एडिपोज ऊतक। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण। आपको पता है कि जब एक से अधिक कोशिका मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, याद रखिएगा। और वसा ऊतक जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एरिओलर ऊतक और दूसरा होता है एडिपोज ऊतक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 कहता है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसको विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? विभेदन। विभेदन उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि पहले क्या कीजिएगा 40 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिसका 30+ आ रहा है, यानी 30+ आ रहे हैं, समझिए उसकी तैयारी जो है साइंस में बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पर कार्बन जो है सबसे अधिक होता है, याद रखिए। कार्बन जो पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि पत्तियों में अगर हम लीफ की बात किया जाए तो लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्ते हरे होते हैं। और उस क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम पाया। सिंपल से ये ध्यान रखिए कि पत्ते में क्या पाए जाते हैं? तो मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों के आनुवांशिक के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ग्रेगर मेंडल, याद रखिए ग्रेगर मेंडल। और ग्रेगर मेंडल को आधुनिक आनुवांशिकी का फादर यानी पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है जोंक निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है, यानी किसके अंतर्गत आता है? एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकार्डेटा या प्लेटीहेलमिन्थ बीज। बताइए किसके अंतर्गत जो है जोंक आता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा
एनिलिडा में आता है, यानी एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा और भी आता है, जैसे केंचुआ हो गया, वो भी एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्नलिखित में से किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं। होमोडोट दांत जो है पाए जाते हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी मछली में। याद रखिएगा, मछली में होमोडोंट तथा एक्रोडोंट जो समान आकार के होते हैं दांत पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है। यानी मनुष्य के पाचन तंत्र में एक एसिड क्या होता है, सीक्रेट होता है, उत्सर्जित होता है। उस एसिड का नाम बताना, तो याद रखिएगा HCl होता है। क्या होता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि जितने भी एसिड, इसे अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, और नाइट्रिक एसिड एक होता है। ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये तीनों स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो HCl होता है, भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है। यानी कौन सा रोग जो है जो विषाणु के कारण नहीं होता। आपको ये बताएं, जो विषाणु के कारण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तपेदिक जो है विषाणु के कारण नहीं होता। याद रखिएगा, तपेदिक जो है ये जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, जबकि चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, पोलियो, एड्स, रेबीज, ये सब जो है ये सब विषाणु जनित रोग हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। बताना है किसका प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा प्लूटोनियम, याद रखिए प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले। कब गिराया गया था, तो 1945 में। एक को 6 अगस्त गिराया गया था नागासाकी, 6 हिरोशिमा पर कितना 9 अगस्त। याद है, 3 दिन का डिफरेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है अल्फा किरणें में उपस्थित आवेश होता है। अल्फा किरण में कौन से चार्ज होते हैं। तो याद रखिएगा 2 इकाई धन आवेश होते हैं। याद रखिएगा 2 इकाई धन आवेश इस पर होता है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से संबंधित है। यानी डायनमो का काम क्या है, तो इसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करना, परिवर्तित करना। और एक होता है मोटर, पूछा जाता है कि मोटर का काम क्या, ठीक इसका उल्टा, वह विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखिए डायनमो का क्या होता है, वह उल्टा काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। आपको बताना है कि पेट्रोलियम से जो प्राप्त मोम होते हैं वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वो पैराफिन मोम होता है। क्या होता है, पैराफिन मोम होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 कहता है, थोड़ा सा छोटा कर दूं, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर ये आगे पीछे हो गया ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 कहता है कि ज्वालामुखी पर्वत से कौन सी गैस निकलती है। तो याद रखिएगा जनरली सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, इससे नाइट्रोजन भी निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है रसायनों का सम्राट किसे कहता है। नहीं, रसायनों का सम्राट यानी किंग किसको कहते हैं। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं, जिसका फार्मूला आता है H2SO4। ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर
34 कहता है कि ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या, ऑक्सीजन तथा ओजोन क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ओजोन का होता है O3। तो बताइए कि क्या होता है एलोट्रॉफ, एक तरह क्या है, एक तरह का ये एलोट्रॉफ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि ओजोन गैस में किस तरह का गंध होती है, ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है। तो जिस तरह से मछली सड़ा हुआ होता है उसी तरह का स्मेल होता है किसमें, ओजोन गैस में। ओजोन गैस का फॉर्मूला होता है O3, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि गंधक जिसको सल्फर भी कहा जाता है का अनुसूत्र बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जानी S8 हो जाएगा, याद रखिएगा S8 होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है रबर को वल्कनीकृत करने से प्रयुक्त तत्व, यानी रबर को वल्कनीकृत करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सल्फर का प्रयोग, याद रखिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया, मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इसको प्रोटोजोआस श्रेणी में रखा, यानी प्रोटोजोआस के अंतर्गत इसको रखा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्न में किसकी आकृति निश्चित नहीं है, यानी फिक्स्ड नहीं है, उसकी आकृति जो फिक्स्ड नहीं मतलब बदलता रहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 39 का डी हो जाएगा, यानी अमीबा का, याद रखिए अमीबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक सेलुलर मतलब एक सेल का बना होता है। पैरामीशियम का आकार कैसा होता है, स्लीपर की तरह होता है। जैसे स्लीपर का जो सोल जो होता है ना, स्लीपर के सोल की तरह इसका आकार होता है किसका, पैरामीशियम का, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है कि ऐसे दो तत्व है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होगा तो प्रोटॉन की संख्या भी, तो दोनों में क्या होगा, भिन्न होगा, क्योंकि प्रोटॉन संख्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन संख्या भी क्या होगा, भिन्न होगा। यानी प्रोटॉन संख्या जब अलग अलग होगा और द्रव्यमान संख्या दोनों का समान होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाए उसे समभारिक कहता है। समभारिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसमें वैसे दो तत्व जिसके क्या होते हैं, परमाणु संख्या अलग अलग होता है और द्रव्यमान संख्या समान होता है, तो उसी को हम बोलते हैं समभारिक। एक होता है समस्थानिक में किसको बोलते हैं, इसमें परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, और द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, वो अलग अलग होता है। क्या होता है, वो अलग अलग होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका उसको हम समस्थानिक कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ठीक है, 41 का आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। 41 कहता है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही, सबसे पहली बात है समस्थानिक जो तो किसी एक ही तत्व का होता है, ये पहली बात याद होना चाहिए, यानी एक ही तत्व होता है, अलग अलग तत्व नहीं होता। ठीक है, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, कमेंट्स में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MC को डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 19 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और जिसका अगर 30+ आ रहा है आज के सेट में तो समझ उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है दोस्त, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन जनरली रहता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।